पिछले वीडियो के अंत में कुछ प्रश्न दिया गया था जिसका आंसर निम्नलिखित है। पहला प्रश्न था सतत प्रजनक जीव के उदाहरण बताएं। तो इसका आंसर होगा मनुष्य, घोड़ा, गाय आदि। दूसरा प्रश्न है मधुमक्खी में होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। इसका आंसर होगा अनिषेक जनन। और तीसरा और अंतिम प्रश्न था उभयचर प्राणी में किस प्रकार का निषेचन होता है। तो इसका आंसर होगा बाह्य निषेचन। चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं चैप्टर 1 का क्वेश्चन बैंक में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों पर विचार करते हैं। या यूँ बोले तो अब तक बिहार बोर्ड ने 12th क्लास के कौन कौन से प्रश्न जो चैप्टर 1 से बनाए गए हैं और उन प्रश्नों को बोर्ड के द्वारा पूछा जा चुका है, उस प्रश्न को देखते हैं उसके आंसर के साथ। तो पहला प्रश्न है हमारा जो लघुतरीय प्रश्न है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। वह प्रश्न है जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। यह साल 2015 के एनुअल जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा अलैंगिक जनन में लैंगिक अंग की आवश्यकता नहीं होती है। अलैंगिक जनन के बारे में ही बताना है। तो हमने पहले बताया कि अलैंगिक जनन में लैंगिक अंग की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार के जनन में केवल एक ही जनक, चाहे वो मेल हो या फीमेल, भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन में संतति की उत्पत्ति युग्मक निर्माण द्वारा या बिना युग्मक के निर्माण द्वारा भी होता है। यह प्रायः एक कोशिकीय जीवों जैसे अमीबा, यूग्लिना, ईस्ट, पैरामीशियम, माइकोप्लाज्मा, जीवाणु आदि में होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। दूसरा जो प्रश्न पूछा गया है साल 2014 में, साल 2014 का ये प्रश्न है जो बोर्ड के द्वारा पूछा गया था। और यह प्रश्न है अलैंगिक जनन मुकुलन से आप क्या समझते हैं। सोदाहरण लिखे। अलैंगिक जनन मुकुलन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण बतलाना है। और इसी प्रश्न को डायरेक्टली पूछा जाता है मुकुलन से आप क्या समझते हैं, इतना ही प्रश्न रहता है। ठीक है, तो उसका आंसर होगा अलैंगिक जनन की वैसी विधि। अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें मातृ कोशिका से एक या अनेक उदर्थ, जिसको हम आउटग्रोथ्स कहते हैं, निकलते हैं, जिसे मुकुल कहते हैं। यह जिसे मुकुल कहते हैं। मातृ कोशिका का केंद्रक सूत्री विभाजन द्वारा, मुकुलन जन्म में क्या होता है कि मातृ कोशिका का केंद्रक सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर एक केंद्रक एवं कुछ कोशिका द्रव्य के साथ मुकुल में प्रवेश कर जाता है। धीरे धीरे वृद्धि के बाद यह मुकुल जनक के शरीर से अलग होकर नई कोशिका का निर्माण करता है। जैसे ईस्ट में मुकुलन विधि द्वारा जनन देखा जाता है। इसके अलावा हाइड्रा में, सीफा में इत्यादि। आप मुकुलन विधि जो अलैंगिक जनन की एक विधि है, इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो हमने अपने चैनल पे तगड़ा क्लासेस 2.0 पर इसके बारे में वीडियो बना चुके हैं। तो आप वहां जा कर के अच्छे से समझ सकते हैं मुकुलन विधि होता क्या है। आइए समझते हैं अगला प्रश्न जो साल 2012 के एनुअल पेपर में पूछा गया था। तो यह प्रश्न है क्लोन या एक पुंजक
की परिभाषा बताइए। क्लोन या एक पुंजक की परिभाषा बताइए। एक पुंजक के एक एक लाभ तथा हानि के बारे में लिखें। तो आइए समझते हैं इस प्रश्न के उत्तर को। तो लिखेंगे अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान। अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान आनुवांशिक रूप से समान होने के साथ साथ आनुवांशिक रूप से समान होने के साथ साथ आपस में भी अपने जनक के समान होते हैं। ऐसे ही आनुवांशिक रूप से समान व जनक के समान उत्पन्न जीव को क्लोन या एक पुंजक कहते हैं। इस जनन के लाभ व हानि निम्न है। आइए देखते हैं इसके क्या लाभ है और क्या हानि है। देखिए यहाँ कि अलैंगिक जनन के लाभ कह लीजिए या एक पुंजक की क्या लाभ हो सकती है, तो एक ही लिखना है लाभ या हानि। तो हमने लिखा है पहला लाभ को कि इस प्रकार के जीवों में जनन तीव्र गति से होता है, अर्थात कम समय में अधिक संततियाँ उत्पन्न करने की क्षमता होती है एक पुंजक को। ठीक है, अब हानि क्या होता है तो देखते हैं। पहला पॉइंट, इस जनन से उत्पन्न संतान में नए जाति का विकास नहीं होता है, अर्थात विभिन्नता नहीं पाई जाती है। हम आपको फिर से कह रहे हैं, अगर आप इन सभी टॉपिक पे डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। वहाँ हमने इन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ा चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। यह प्रश्न साल 2022 के एनुअल पेपर में पूछा गया है। जो प्रश्न है, द्विविखंडन तथा बहुविखंडन को उदाहरण सहित समझाएं। प्रश्न को फिर से दोहरा रहे हैं। प्रश्न है, द्विविखंडन तथा बहुविखंडन को उदाहरण सहित समझाएं। तो समझते हैं इसके आंसर को। द्विविखंडन तथा बहुविखंडन को निम्न तरह से समझ सकते हैं, लिखकर डैश दे सकते हैं। और पहले द्विविखंडन के बारे में हमने समझाया है आंसर में। द्विविखंडन लिखकर डैश दे देंगे आप लोग और लिखेगा अपने कॉपी में, यह अनुकूल परिस्थितियों में होने वाला अलैंगिक जनन की ऐसी विधि है। यह अनुकूल परिस्थितियों में होने वाला अलैंगिक जनन की ऐसी विधि है जिसमें कोशिका विभाजन के फलस्वरूप दो संतति की उत्पत्ति होता है। इसमें केंद्रक निकाय का एक ही बार विभाजन होता है। इसमें केंद्रक निकाय का एक ही बार विभाजन होता है, जैसे अमीबा में, युग्लिना, लेशमानिया आदि में द्विविखंडन द्वारा जनन की क्रिया होती है। ठीक है, अब समझते हैं बहुविखंडन को। आइए देखिए, तो बहुविखंडन में आप लिखेंगे कि यह अनुकूल व प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में उत्पन्न होने वाला अलैंगिक जनन की ऐसी विधि है। फिर से दोहराते हैं कि यह अनुकूल व प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में उत्पन्न होने वाला अलैंगिक जनन की ऐसी विधि है जिसमें कोशिका विभाजन के फलस्वरूप, जब कोशिका का विभाजन होता है उसके बाद कई संतानों की उत्पत्ति होता है। इसमें केंद्रक निकाय का कई बार विभाजन होता है। इसके जो केंद्रक होते हैं वो कई हिस्सों में टूटते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम, शैवाल, मोनोसिस्टिस, स्पोरोजोआ आदि में बहुविखंडन द्वारा जनन की क्रिया पूरा होता है। ध्यान रखिएगा, हम फिर से दोहरा रहे हैं अपनी बात को। आपको द्विविखंडन और बहुविखंडन के बारे में विशेष जानकारी चाहिए तो आप
चैनल पे अपलोड जो वीडियो होगा उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आइए अगला प्रश्न पे विचार करते हैं, जो प्रश्न साल 2020 में पूछा जा चुका है। और यह प्रश्न है, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में साधारण अंतर स्पष्ट करें। मतलब उदाहरण देते हुए आपको अंतर बतलाने हैं। तो आप लिख सकते हैं, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में निम्न अंतर है। अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में निम्न अंतर है। और एक तरफ आप अलैंगिक जनन लिख सकते हैं और दूसरी तरफ लैंगिक जनन लिख सकते हैं। अलैंगिक जनन में पहला पॉइंट आप लिखिएगा, जनक के समान संतति उत्पन्न होता है। मतलब अलैंगिक जनन में जो जीव जन्म लेते हैं वह अपने जनक के जैसा होते हैं। लैंगिक जनन में क्या लिखेंगे कि इससे उत्पन्न जीव अपने जनक से असमान होता है, मतलब अपने माता पिता से थोड़ा सा अलग दिखता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट आप लिखिएगा, अलैंगिक जनन में इसमें युग्मक निर्माण नहीं होता है। ठीक है। और लैंगिक जनन में क्या लिखेंगे, इसी का उल्टा, कि इसमें युग्मक निर्माण होता है। हमने इस चीज़ों को अच्छे से समझा चुका है पिछले वीडियो में। आगे बात करते हैं उदाहरण, चूँकि उदाहरण के साथ बतलाना है अंतर, तो हमने यहाँ उदाहरण भी लिखी है कि अलैंगिक जनन की जो क्रियाएं होती है वह अमीबा में होता है, जीवाणु में, ईस्ट में, हाइड्रा में, माइकोप्लाज्मा आदि में देखने को मिलता है। वही दूसरी तरफ लैंगिक जनन की बात करते हैं तो लैंगिक जनन का उदाहरण हो सकता है मनुष्य, हाथी, बिल्ली इत्यादि। आइए समझते हैं अगला प्रश्न, जो साल 2015 में पूछा गया है बिहार बोर्ड के द्वारा। ठीक है। और वे प्रश्न है, मध्य चक्र जिसको हम ऑस्ट्रस साइकिल कहते हैं तथा ऋतुस्राव चक्र मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में स्पष्ट करें। ठीक है। इसके बारे में समझते हैं। तो आप इन प्रश्नों का आंसर ऐसे लिखिएगा कि नन प्राइमेट्स स्तनधारी मादाओं के प्रजनन अंगों में होने वाले चक्रीय परिवर्तन को मध्य चक्र कहते हैं। फिर से दोहरा रहे हैं बात को, नन प्राइमेट्स स्तनधारी मादाओं के प्रजनन अंगों में होने वाले चक्रीय परिवर्तन को मध्य चक्र कहते हैं। जैसे गाय, बिल्ली, कुत्ता आदि, इन सभी में मध्य चक्र आते हैं। आगे देखिएगा, इस चक्र के दौरान मतलब मध्य चक्र के दौरान रक्त का स्राव नहीं होता है, जबकि प्राइमेट्स मादाओं जैसे बंदर, मनुष्य, चिंपांजी आदि के अंडाशय तथा संबंधित लैंगिक अंगों में, मनुष्य हो गया, बंदर हो गया, चिंपांजी इत्यादि के अंडाशय तथा उससे संबंधित लैंगिक अंगों में होने वाला चक्रीय परिवर्तन को ऋतुस्राव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। इस चक्र के दौरान रक्त का स्राव होता है। ऋतुस्राव चक्र के दौरान क्या होता है, रक्त का स्राव होता है। तो हमने आपको चैप्टर 1 में जो भी प्रश्न बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा जा चुका है अब तक, उन प्रश्नों को बता दिए हैं। और आगे नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 2 का बनाएंगे। तो आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।